नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। अब तक एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में 100 करोड़ लगाए जा चुके हैं पेड़। पीएम मोदी ने गौरैया पक्षी के संरक्षण की देशवासियों से की अपील। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक को किया संबोधित। दुग्ध सहकारी संघों और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। लेह में एनटीपीसी की हरित हाइड्रोजन बसों की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर बसों को किया रवाना। मनोहर लाल ने लेह हवाई अड्डे तक बस में 12 किलोमीटर की यात्रा। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना साबित हुई गेम चेंजर। ग्रामीण महिला लाभार्थियों ने बड़ी तादाद में इस बार किया मतदान। महिलाओं ने सरकार की योजनाओं को बताया महत्वपूर्ण। ग्रेफ 4 लागू होने के बाद भी दिल्ली में नहीं कम हुआ प्रदूषण। AQI फिर हुआ 400 के पार। जहरीली बनती जा रही है दिल्ली की हवा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में अब तक 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गौरैया पक्षी के संरक्षण की अपील की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत किए छोटे छोटे प्रयास की सराहना की, जिससे ये एक बड़ा अभियान बनता जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का अहम आंकड़ा पार कर लिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू हुए इस अभियान में देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक तरफ जहां यह अभियान देश में लोकप्रिय हो रहा है, वहीं अब ये दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के गयाना दौरे पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली सपरिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक बार फिर आम जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गौरैया संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने चेन्नई के कुडगूल ट्रस्ट के गौरैया की आबादी बढ़ाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि हर देशवासियों को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि गौरैया की संख्या में गिरावट को रोका जा सके और देशवासी गौरैया संरक्षण की दिशा में योगदान कर सकें। चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गौरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है। संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गौरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्थान बच्चों को गौरैया का घोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। देश में 1 दशक पहले शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलों के हटने से एक तरफ जगह बन रही है, वहीं इन कार्यालयों में काम करने वाले स्वच्छता को लेकर गंभीर हुए हैं। देश के युवा साफ सफाई को लेकर तरह तरह के नवाचार कर रहे हैं, जो कि सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं। ये युवा
अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हुए देश की जनता से इस अभियान से अपने तरीके से जुड़ने का एक बार फिर आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की 91वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में एनसीडीसी की अहम भूमिका है। श्वेत क्रांति 2.0 के महत्व पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने दूध उत्पादक संघों की स्थापना के लिए एनडीडीबी और एनसीडीसी के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिसमें दूध उत्पादन के शुरुआती चरण की देखरेख एनडीडीबी द्वारा की जाए। अमित शाह ने सहकारी समितियों को एकीकृत करने में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाएगी, बल्कि आदिवासी समुदायों और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अमित शाह ने चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक पंचवर्षीय योजना तैयार करने का भी सुझाव दिया, जिसका लक्ष्य उनकी फंडिंग को बढ़ाकर 25,000 करोड़ करना है और इस पहल से चीनी उद्योग के विकास और स्थिरता को बढ़ाने, बेहतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को समर्थन मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनसीडीसी के साथ सहकारी इंटर्न योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य और जिला सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने और पैक्स को मजबूत बनाने में मदद करना है। आगे बढ़ते हैं, जहां महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई है। हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने लाभार्थी महिलाओं से विशेष बातचीत की। महिलाओं ने सरकार की योजनाओं को महत्वपूर्ण बताया। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में हैं और यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी बीजेपी के, हम उनसे बात करेंगे कि यार कि इस जीत के पीछे महिलाओं का कितना हाथ है। मैडम, सबसे पहली बात तो ये कहा जा रहा था कि लाडली बहना हो गया, फिर महिलाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम हो गया, ये जो है महिला कहीं ना कहीं महायुति को अपना साथ देगी, ये दिखाई दे रहा है आपको? सारी ही लाडली बहनों ने देवा भाऊ को, शिंदे साहब को और अजीत पवार जी को साथ दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम वोटिंग महिलाओं ने बाहर निकल कर किया, अपने घर वालों को करवाया और जो जो योजनाएं आज तक माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने या महायुति की सरकार ने नीचे तक पहुंचाई, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक पहुंचाई। नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र भाऊ ने जो महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना है, शौचालय जो बनाए हैं और बहुत सारी जो योजना है जो महिला के लिए बोला है वो करके दिखाया है। बाकी दूसरी पार्टी वालों के वादे हैं, निभाना आता नहीं है, पर देवेंद्र भाई ने जो कुछ भी वादे किए महिलाओं के पूर्ण रूप से क्या है। और आपको तो पता है कि महिला ही घर में सब कुछ देखती है और महिला के ऊपर ही घर चलता है, तो महिला ही अपने घर वालों को बोलती है जब वो भाई ने इतना अपने किया है तो अपन सब जने बीजेपी के लिए काम करेंगे, यूपी की सरकार के लिए काम करेंगे। इसलिए सब महिलाएं, जो महिलाएं कभी हमको नहीं दिखी ना, वो महिलाएं भी घर के बाहर निकली हैं और प्रचार प्रसार के लिए आई है। घर घर जाके डोर प्रचार करके महिला को इलेक्शन के उतारा है, पूर्ण वोटिंग कराई है। ग्रामीण महिलाओं को 1,500 देखा भी नहीं था उन्होंने, और फटाक से इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया है, तो वो बहुत ही प्राउड फील कर रही है। क्योंकि महिला अगर बलवान हो जाए तो सब भाइयों को जीत के दिया है और ये प्रमाण अभी दिख रहा है। ये वोटिंग जो हुआ है मैक्सिमम महिलाओं ने किया है और ये दिखाई दिया है
और देवा भाऊ आगे तक हम लोग को साथ में लेके चलेंगे, ये भी हम लोग को पता है। सिर्फ आश्वासन नहीं दिया है, उन्होंने काम करके भी दिखाया है। तो ये है जब महिला किसी को अपना, अगर देखा जाए, भरोसे के साथ अपना साथ देती है तो इस प्रकार से रिजल्ट आता है और सरकार भी जो है बलवान बनती है। शक्तिमान की तरीके से महिला साथ में खड़ी थी और इसका रिजल्ट जो है अब इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। और केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने लेह में एनटीपीसी की हरित हाइड्रोजन बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने H2 फिलिंग स्टेशन से लेह हवाई अड्डे तक बस में 12 किलोमीटर की यात्रा की। केंद्रीय मंत्री ने एनटीपीसी को गतिशीलता, पीएनजी के साथ सम्मिश्रण, हरित मैथनॉल जैसे विभिन्न मोर्चों पर हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के लिए बधाई दी। गौरतलब है कि लेह में हरित हाइड्रोजन गतिशीलता परियोजना में 1.7 मेगावाट सौर संयंत्र, 80 किलोग्राम प्रतिदिन क्षमता वाले ग्रीन हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और 5 हाइड्रोजन अंतर नगरीय बसें शामिल हैं। प्रत्येक बस 25 किलोग्राम हाइड्रोजन भरकर 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंची यानी कि 3650 मीटर MSL वाली हरित हाइड्रोजन गतिशीलता परियोजना भी है, जिसमें कम घनत्व वाली हवा शून्य से नीचे के तापमान में संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। ये स्टेशन प्रतिवर्ष लगभग 350 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा तथा वातावरण में प्रतिवर्ष 230 मीट्रिक टन शुद्ध ऑक्सीजन का योगदान देगा, जो लगभग 13,000 पेड़ लगाने के बराबर है। इस दौरान विद्युत मंत्रालय, लेह प्रशासन और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास ने 20 नवंबर को भारतीय समुद्री भोजन और वाइन चखने के आयोजन का दूसरा संस्करण आयोजित किया। ये आयोजन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। इस आयोजन में भारत के बेहतरीन समुद्री भोजन और बढ़ते वाइन उद्योग को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में 120 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें व्यापारी नेता, व्यापार निकाय, समुद्री खाद्य आयातक, सरकारी व्यापार एजेंसियां और राजनयिक समुदाय के सदस्य शामिल थे। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत सौरभ कुमार ने इस आयोजन की सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने में भूमिका पर जोर दिया। वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल ने भारत के गतिशील व्यापार परिदृश्य और विशेष रूप से समुद्री भोजन और वाइन क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने वेन्नामई झींगा, ब्लैक टाइगर झींगा, भारतीय स्क्विड, गिफ्ट तिलापिया और किंगफिश जैसे प्रीमियर समुद्री भोजन का आनंद लिया। गौरतलब है कि 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 433.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें कृषि वस्तुओं का योगदान 33.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वहीं समुद्री निर्यात 7.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री भोजन बाजार है। भारत यूरोपीय संघ को झींगा और स्क्विड का प्रमुख आपूर्ति करता है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ वायु गुणवत्ता स्तर यानी कि AQI एक बार फिर से 400 के पार पहुंच चुका है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। दिल्ली में सुबह 6 बजे अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI दर्ज किया गया। बता दें कि आनंद विहार में AQI 416, अलीपुर में 413, नेहरू नगर में 410, सोनिया विहार में 411, विवेक विहार में 409, जहांगीरपुरी में 408, बवाना में 406 और सबसे न्यूनतम लोधी रोड में 302 AQI दर्ज किया गया। बता दें कि 0 से 5 AQI को अच्छा, 51 से 100 AQI को संतोषजनक, 101 से लेकर 200 AQI को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब और 401 से 500 AQI को गंभीर श्रेणी माना जाता है। बढ़ते प्रदूषण से आम जन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अजरबैजान में आयोजित संयुक्त
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन निपटाने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत विकसित देश अब विकासशील देशों की मदद के रूप में 2035 तक सालाना 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे। ये प्रस्ताव उन देशों के 2 समूह के COP29 वार्ता में कक्ष से बाहर निकलने के कुछ घंटे बाद दिया गया, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। ये पेशकश एक नए जलवायु वित्तीय पैकेज का हिस्सा है, जिसे देश के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। ये राशि 2009 में किए गए 100 बिलियन डॉलर के वादे की जगह लेगी। हालांकि ये 300 बिलियन डॉलर की पेशकश ग्लोबल साउथ के द्वारा 3 वर्षों की वार्ता में मांगी गई 1.3 ट्रिलियन डॉलर से बहुत कम है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव था 6,250 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद चने का भाव 6,275 रुपए जा पहुंचा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 22 नवंबर को चना 6,000 रुपए पर बिका। 23 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद भाव 6,100 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में चने के भाव को देखें तो यहां बीते शुक्रवार को चने का भाव रहा 8,335 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 2,135 रुपए नरम होकर 6,200 रुपए पर हुए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 22 नवंबर को चने का भाव था 7,800 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उठाव दर्ज किया गया, जिसके बाद चने का भाव 8,000 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां शनिवार के दिन आजमगढ़ मंडी में चने का भाव रहा 7,700 रुपए। इटावा मंडी में चने का भाव रहा 7,550 रुपए। गाजीपुर मंडी में चना 7,670 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही फैजाबाद मंडी में चने के सौदे 7,340 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में बीते शुक्रवार को सोयाबीन का भाव था 4,151 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 1,301 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोयाबीन का भाव 2,850 रुपए पर आ गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 22 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और जिसके बाद भाव 4,300 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की ही जसदण मंडी में 22 नवंबर को सोयाबीन 4,050 रुपए पर बिकी। 23 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद भाव हो गया 4,025 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी रही। यहां 22 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 4,285 रुपए। 23 नवंबर को इसके भाव 35 रुपए गिरकर 4,250 रुपए पर आ गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में 22 और 23 नवंबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4,400 रुपए पर बिकी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार कर लें, वहां चने की बुवाई कर सकते हैं। यहीं सरसों के खेत में गुड़ाई और निराई करें। किसान जौ की बुवाई करें, इसके साथ ही जीरे की बुवाई कर लें। अभी मेथी की बुवाई का समय उचित है। अभी अमरूद में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अमरूद में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। राजस्थान में मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक डालें। साथ ही मूली की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ धनिये में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में किसान धनिये में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। गुजरात में चने की बुवाई करें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। साथ ही भिंडी की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। यहाँ गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। इस समय स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा धनिये की बुवाई करें। वहीं आलू की रोपाई कर लें। इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं। अभी जीरे की बुवाई करते रहें। गुजरात में सरसों की बुवाई कर लें। इस समय बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा और उनके सहयोगी आरएलडी ने 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल कर अपना परचम लहराया है।
उड़ीसा की डिप्टी सीएम प्रवृत्ति परिडा ने घोषणा की है कि सुभद्रा योजना के तीसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। चौथे चरण का लाभ दिसंबर में दिया जाएगा। आज सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। जम्मू कश्मीर के सिदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नवेलम में ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।